Good morning, class 8th. How are you? I hope you all are well. Please take out your SST book. Page number 251. The State Judiciary. Yesterday we read about the Supreme Court and the function of the Supreme Court, hierarchy of Indian judicial system. We saw that Supreme Court is at the top of the hierarchy of the Indian judicial system. Now, the second one is High Courts, the State Judiciary. So, let's start this. The State Judiciary consists of a High Court for each state and subordinate courts in each district. Each High Court consists of a Chief Justice and a number of other judges. स्टेट जुडिशरी में क्या होती है? स्टेट जुडिशरी में हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में एंड उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट. देन ईच हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट्स में क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं और दूसरे जजेस होते हैं, अ नंबर ऑफ अदर जजेस. हाई कोर्ट जजेस, द हाई कोर्ट, ओके, वी studied yesterday that the judges of the Supreme Court is directly appointed by the president. Now see who is appointing the judges of the High Court. The High Court judges are appointed by the president after consultation with the Chief Justice of India and the Chief Justice of that state. यहाँ पे भी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? They are also appointed by the president of India, but after consultation with the Chief Justice of India. चीफ जस्टिस जो होंगे इंडिया के उनसे और जो चीफ जस्टिस स्टेट के हैं दोनों से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करते हैं. जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाता है. ठीक है, जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है, करते तो डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद. द सेम हेयर अप्लाइंग हेयर कि जो आपके स्टेट में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके भी जो जजेस हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर द कंसल्टेशन with the Chief Justice of India and the Chief Justice of the state. The High Court judge holds office until she reaches the age of 62 years. 62 years तक वो अपना जॉब कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितनी एज तक अपना वर्क कर सकते हैं? पढ़ा था ना आप लोगों ने कल? यस, देयर एज लिमिट इज़ 65 ईयर्स. ठीक है, उनके वर्क की जो लिमिट है एज की वो है 65 ईयर्स. एंड बट द हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 ईयर्स तक ही अपने काम कर सकते हैं. द नंबर ऑफ जजेस इन डिफरेंट स्टेट्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट. एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वेयर इन स्टेट्स, ओके, इन डिफरेंट स्टेट्स, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट. ओके, मतलब स्टेट्स के साइज़ पर डिपेंड करता है. जैसे कि एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. अभी आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. बट द हाई कोर्ट जजेस दे वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टेट. क्लियर? समझ में आया सबको? अगर आप सुप्रीम कोर्ट आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके दिमाग में वो चीज़ें होंगी कि उनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है, फिर उनके नंबर्स ऑफ जजेस कितने होते हैं, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, और देन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए किससे कंसल्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें सेम हाई कोर्ट्स में भी होती है. डन? ओके, लेट्स मूव ऑन. There are high courts in almost all the states of India and union territories. जो हाई कोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर स्टेट और हर यूनियन यूटीज़ में है इंडिया के, यूनियन टेरिटरीज. सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में?
याद है आप लोगों को? पता है ना सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं और कहाँ पर है? बताइएगा आप लोग मुझे। दे डिसाइड बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. Most of the cases that are handled by the high courts of the country are passed on from the district or lower courts. क्या करते हैं वो किस पे डिसीजन लेते हैं? दे डिसाइड बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. दोनों तरह के केसेस पर वो हेयरिंग कर सकते हैं, हेयरिंग करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे हैंडल, उनमें से ज़्यादातर जो केसेस वो हैंडल करते हैं उनमें वो कहाँ से आते हैं? एक्चुअली दे आर पास्ड ऑन. जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं वहाँ से वो हाई कोर्ट्स की तरफ वो लोग अपील करते हैं. ठीक है. सो ये जो हाई कोर्ट जिन केसेस पे ज़्यादातर उनके जो हाई कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं वो जनरली इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स. There are also high courts that serve more than one Indian state or union territory. कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जो न सिर्फ एक स्टेट को सर्व करते हैं बल्कि, या फिर ना सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी को सर्व करते हैं बल्कि वो कई सारे स्टेट्स को भी सर्व करते हैं. इसका आपका एग्जांपल है द हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी लुक्स आफ्टर द केसेस ऑफ ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न या नदन आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, कितने हैं, 7 स्टेट्स हैं ना, इन सभी के जो केसेस होते हैं वो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैंडल करता है. मतलब अभी आप लोग ने इससे पहले पढ़ा ना कि हाई कोर्ट्स हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज़ में होते हैं, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट को सर्व करते हैं, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि सारे जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के उनके केसेस को हैंडल करता है. क्लियर? हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि हाई कोर्ट क्या होती है? हाई कोर्ट जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, दिल्ली में है, ठीक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है. तो उसी तरह से हाई कोर्ट क्या है, ये स्टेट लेवल पर होता है. जैसे कि आपने हायरार्ची पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन द सेकंड वन इज़ द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट आपका स्टेट लेवल पे होता है. हाई कोर्ट्स क्या होते हैं? ये स्टेट लेवल पे होते हैं. और ये इसके जजेस कौन चूज़ करता है? इनके जजेस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है. बट उनको अपॉइंट करने से पहले वो इंडिया के चीफ जस्टिस और स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने से पहले. जो हाई कोर्ट्स के द नंबर ऑफ द जजेस इट इज़ नॉट, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट द नंबर ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड. देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस. बट जो स्टेट टू स्टेट जजेस होते हैं वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द स्टेट्स. देन जो आपकी ऑलमोस्ट देर आर इन एवरी स्टेट देर आर हाई कोर्ट्स, ओके. बट कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट को सर्व करते हैं या फिर एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज़ को सर्व करते हैं. जैसे कि आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो उन सारे केसेस को हैंडल करता है, उनको सर्व करता है. और हाई कोर्ट्स में कौन से केसेस होते हैं? हाई कोर्ट्स सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, ये दोनों केसेस पे हियरिंग करता है. और मोस्ट ऑफ देम आर पास्ड ऑन फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ये ज़्यादातर जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं उनके थ्रू पास ऑन किया जाता है हाई कोर्ट को. क्लियर? चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. अब ये क्या होता है? लेट्स सी meaning and differences between the civil and criminal cases. The Indian legal system handles cases in 2 separate ways. जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो केसेस को 2 तरह से हैंडल करता है. पहला आपका क्या है? फर्स्ट वन इज सिविल एंड द सेकेंड वन इज क्रिमिनल. However, the same action may lead to both a civil and a criminal cases. Of course, if a person, for example, when a person commits a crime of stealing, एक पर्सन चोरी का काम कर रहा है, जो उसको क्राइम उसने किया है स्टीलिंग का, then obviously a criminal case can be admitted against that person.
उसके अगेंस्ट तो उसने क्राइम किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, कौन से केस फाइल होगा, क्रिमिनल केस फाइल होगा. बट एट द सेम टाइम, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टीलिंग, इट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड एज अ सिविल केस ऑफ ट्रेसपास टू गुड्स एंड प्रॉपर्टी. बट ऐसा भी तो होगा कि एट द सेम टाइम उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि ये जो स्टीलिंग का जो काम किया उसने, चोरी का जो काम कर लिया उसने, क्राइम किया, वो इस केस को एज अ सिविल केस भी तो इसको फाइल किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि एज अ सिविल केस ऑफ ट्रेस पास टू गुड्स एंड प्रॉपर्टी. व्हाट इज ट्रेस पास? Trespass. Do you know the meaning of trespass? Trespass means to go on to somebody's land or property without permission. ठीक, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का लैंड है, आप वहाँ पे बिना उसकी परमिशन के गए हो स्टीलिंग करने के लिए. उसने आपको परमिशन तो दी नहीं थी, आपको कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं किया था ना कि वो आ रहा है आपके घर चोरी करने, प्लीज़ ओपन द डोर. वो आपकी परमिशन के बिना आपकी लैंड और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाउस में इंटर किया उसने. सो एट द सेम टाइम क्रिमिनल केस भी उस पर किया जा सकता है, और एट द सेम टाइम उसको सिविल केस के अंडर भी उसका केस फाइल किया जा सकता है. समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ द ऑब्जेक्टिव. The objective of the civil law are different from that of criminal law. सिविल लॉ का जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इसमें? द टर्म सिविल लॉ रिफर्स टू लॉ डीलिंग विद द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ पर्सन generally pertaining to property and social norms. In a civil case, the plaintiff, the person against whom the crime has been committed, institutes suit against the defendant for some civil wrong allegedly committed by the defendant. In civil law cases, the object of the legal action begun by the private citizen is to establish rights in which the state is not primarily concerned against another citizen or group of citizens. The objective of the civil law in general is to restore the injured party to the position he occupied prior to the defendant's wrongful act, and the plaintiff quite often seeks monetary damage in these cases. By the payment of damages, the plaintiff is deemed to be restored to his position before the wrongful act of the defendant. क्या है ये सिविल लॉ क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है? सिविल लॉ में जब वो पर्सन जो केस फाइल करता है उसे कहा जाता है प्लेंटिफ. ओके, जो केस फाइल करता है, और जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है उसे कहा जाता है डिफेंडेंट. इसमें आपका एक्चुअली सिविल लॉज में क्या होता है कि इसमें दूसरी एक पार्टी जो केस फाइल करती है वो दूसरी पार्टी को सज़ा नहीं दिलाना चाहते, बल्कि उन्हें क्या चाहिए होता है, उससे कंपनसेशन चाहते हैं. या फिर उनकी प्रॉपर्टी पर या लैंड पर या उनके हाउस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को वो वापस, अपने राइट को वापस गेन करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, पर उन वापस अपना कंट्रोल करना चाहते हैं. तो इस तरह के केसेस में वो क्रिमिनल केस नहीं करेंगे फाइल, बल्कि वो सिविल केस फाइल करेंगे. इसी तरह जैसे किसी ने मानहानि कर दी, मानहानि डिफेमेशन, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पेक्ट के अगेंस्ट उसने कुछ कह दिया जिससे उसकी डिफेम हो गई वर्ल्ड में. सो तब क्या होगा, जिसकी डिफेम हुई है वो डिफेम करने वाले के अगेंस्ट क्या करेगा, केस फाइल करेगा. यानी यहाँ क्या होगा, जो केस फाइल करते हैं उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ना, प्लेंटिफ.
और जिसके अगेंस्ट करेंगे वो क्या होगा, डिफेंडेंट होगा। तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करेगा और उससे वो कंपनसेशन चाहेगा। और ये कंपनसेशन किस फॉर्म में हो सकती है, ये आप उससे रिटर्न में अपोलॉजीज उससे कह सकते हैं कि अपोलोजाइज करे वो आपसे रिटर्न में, या फिर ये मॉनेटरी डैमेज भी हो सकता है। मॉनेटरी डैमेज क्या होता है, से मीन्स मनी रिलेटेड भी होता है कि वो उससे कुछ कंपनसेशन चाहता है। तो इस तरह के केसेस किसके अंडर फाइल किए जाते हैं, ये सारे केसेस फाइल किए जाते हैं सिविल केसेस के अंडर। सो जैसा कि आपकी बुक में है कि ये क्या होता है, ये क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट होता है। और ये क्या होता है, सिविल लॉ रिफर्स करता है एक ऐसे लॉज जो कि डील करता है राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ पर्सन। ठीक है, जो उसके राइट्स होंगे, जो उसके ड्यूटीज़ होगी, जनरली वो किससे रिलेटेड है, यानी उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है या फिर उसके सोशल नॉर्म से रिलेटेड हो सकता है। सिविल केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है यानी द पर्सन अगेंस्ट होम द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ये सूट अगेंस्ट करता है किसके, मुकदमा या केस। सूट मीन्स हेयर केस, ओके। सूट मीन्स यहाँ 3 पीस सूट की बात नहीं हो रही है। सूट मीन्स यहाँ पर केस की बात हो रही है, मुकदमा जिसे आप कह सकते हो। ठीक, तो ये जो उसके अगेंस्ट जो भी क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट जाकर आप फाइल करेगा। देन इन सिविल लॉ केसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द जो लीगल एक्शन स्टार्ट होता है ये प्राइवेट सिटीज़न करता है। ठीक है, इसमें स्टेट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये एक सिटीज़न दूसरे किसी पर्टिकुलर सिटीज़न के अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है इसमें। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल लॉ इन जनरल, एक्चुअली अगर आप इन जनरल इसका ऑब्जेक्ट देखोगे तो ये क्या है, इज़ टू रिस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू द पोजिशन ही ऑक्यूपाइड प्रायर टू द डिफेंडेंट रॉन्गफुल एक्ट। यानी डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा काम कर दिया, यानी उसकी प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा कर लिया है, या फिर उसको डिफेम किया है, या फिर उसको ऐसा कोई चेक दिया जो जाके बाउंस हो गया है, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है, उसकी जो पोजीशन थी उससे पहले, ठीक है, मीन्स उसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया, किसने, डिफेंडेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है उसके अगेंस्ट वो अपनी पोजीशन को दोबारा रिस्टोर करने के लिए ये केस फाइल करता है। एंड द प्लेंटिफ क्वाइट ऑफेन सीक्स मॉनिटरी डैमेजेस इन दिस केसेस। ज़्यादातर ऐसे केसेस में मॉनिटरी डैमेजेस मांगे जाते हैं। ठीक है, मतलब मनी मांगी जाती है, इसमें कंपनसेशन मांगा जाता है। बाय द पेमेंट ऑफ डैमेजेस द प्लेंटिफ इज डीम्ड टू बी रिस्टोर टू हिज पोजीशन बिफोर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। और ये कंपनसेशन, इसी तरह के केसेस को क्या कहा जाता है, सिविल केसेस कहा जाता है। समझ में आया व्हाट इज सिविल केस। सिविल केस क्या है, ये क्रिमिनल केसेस से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट भी एक साइड होती है, लेकिन इसमें सिविल केसेस में एक प्राइवेट सिटीज़न दूसरे किसी पर्टिकुलर सिटीज़न के अगेंस्ट सूट फाइल करता है या केस फाइल करता है, और जो केस फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है। और जो पार्टी यानी प्लेंटिफ इसमें किसी को सज़ा दिलाने के लिए केस फाइल नहीं करते, बल्कि किस लिए किया जाता है, उन्हें कंपनसेशन चाहिए होता है। ठीक, कंपनसेशन चाहते हैं, या फिर वो अपना राइट यानी उनकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने इलीगली कब्ज़ा कर रखा हुआ है, तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड, वो वापस अपना कंट्रोल उस पर वापस लेने के लिए ये सारे केसेस फाइल किए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है सिविल केसेस। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज सिविल केस। okay, it's enough for today. Do one thing, read about high courts and find out how many high courts are there in India, and try to find out their names. Okay, in which states they are located, just try to find out their names. And of course just read this also, the civil cases. What is civil case,
what you understood by the civil cases. So tomorrow we will study about the criminal cases. So take care. Thank you.